is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी इको के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। देखो ये वो क्वेश्चंस है जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके प्री बोर्ड्स चल रहे थे दिसंबर जनवरी में, तभी भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करे थे। 2 सेपरेट वीडियोस अपलोड करी थी, एक में मैक्रो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, एक में इंडियन इको के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। तो कुछ वही चीजें हैं, सेम ही चीजें होंगी जो तब इंपॉर्टेंट था वो आज भी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत बस मैंने एडिशन कर दिया है, थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया है, दोनों का एक साथ बता देती हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इको की। चैप्टर वाइज बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यहाँ पर मैंने चैप्टर्स को ब्रेक करा है टीआर जैन बुक के अकॉर्डिंग। तो अगर आप कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला चैप्टर। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स दे रखे ना, सारे टॉपिक्स ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले है फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, सारे फीचर्स याद कर लेना। फीचर्स में से भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं ना, तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे स्टार मार्क करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जमींदारी सिस्टम। ये अलग से भी पूछा जा सकता है, सारे फीचर्स आपको याद करने, बट जमींदारी सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर करना है 3 मार्क और 4 मार्क वाले क्वेश्चंस के हिसाब से। सेकंड आता है फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडिपेंडेंस से पहले हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक है डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट, हमारी जो वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो डीके हो गई थी, वो तबाह हो गई थी। तो उसका आपको रीजंस प्रिपेयर करने हैं कि क्या क्या कारण थे। सेकंड इज ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रोथ तो हो रही थी, बट ये ग्रोथ कैसी थी, ब्लीक ग्रोथ थी, यानी कि ना के बराबर थी। जैसी ग्रोथ हम चाहते थे वैसी ग्रोथ हो नहीं रही थी। थर्ड आता है फीचर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के क्या फीचर्स थे कि ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सपोर्टर बना दिया था प्राइमरी प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का, इंपोर्टर बना दिया था फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन का, और इसके अंदर ब्रिटिशर्स ने लागू करी थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद करना। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल प्रिपेयर कर लेना, जिसके अंदर आ जाता है आपका बर्थ रेट, डेथ रेट, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीजें। और लास्ट टॉपिक, वाज देयर एनी पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, क्या ब्रिटिश रूल का इंडिया पर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ा था, जैसे रेलवेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गया। तो ये 6 चीजें आपको प्रिपेयर करनी है आपके चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद में चैप्टर नंबर 2 आता है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको पता होनी चाहिए और एमसीक्यूज पता होने चाहिए। एमसीक्यूज के लिए मेरी जो इंडियन इको की पार्ट लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट है ना, वन शॉट लेक्चर वाली प्लेलिस्ट की बात नहीं करी, पार्ट लेक्चर्स वाली प्लेलिस्ट की बात कर रही हूँ, उस प्लेलिस्ट में आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। इस चैप्टर से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा है, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बड़ा क्वेश्चन यहां से एक ही बनता है, गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। 4 गोल्स होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है जीडीपी ग्रोथ रेट, सेकंड जीडीपी ग्रोथ सॉरी, सेकंड होता है हमारे पास में मॉडर्नाइजेशन, थर्ड इज सेल्फ सफिशिएंसी, एंड फोर्थ इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो सिर्फ एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे प्रिपेयर कर लेना। 2 चैप्टर्स। थर्ड चैप्टर आता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। पार्ट वीडियोस में मैंने एग्रीकल्चर अलग पढ़ाया है, इंडस्ट्री अलग पढ़ाया है, ट्रेड अलग पढ़ाया है, और वन शॉट के अंदर मैंने तीनों को एक साथ पढ़ाया। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे। तो लैंड रिफॉर्म सारे पढ़ने हैं। लैंड रिफॉर्म्स को ही हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, जैसे सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग इंपोज करा गया था, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया था, रेंट पर एक लिमिट सेट करी गई थी। तो ये सारे के सारे लैंड रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। और दूसरा है टेक्निकल रिफॉर्म्स, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या गुड इंपैक्ट पड़ा, क्या बैड इंपैक्ट पड़ा, तो एग्रीकल्चर के रिफॉर्म्स पढ़ने हैं। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर आपको एक ही चीज पढ़नी है, आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 क्या था और इसकी क्या जरूरत थी। इसके साथ में इसकी नीड भी देख लेना कि इसकी जरूरत क्यों फील हुई थी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके एलिमेंट्स, इसके अंदर हुआ क्या क्या था, इसके 3 एलिमेंट्स थे, वो पढ़ लेना। ट्रेड के अंदर आता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी भी बोलते हैं, कि उस टाइम पर हम लोग हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रहे थे फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। हम लोग जिन भी चीजों का इंपोर्ट करते थे ना, उनका क्लोज सब्स्टिट्यूट हम लोगों ने हमारी कंट्री में बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो ये 3 चीजें प्रिपेयर करनी है। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स देख लेना, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आईपीआर देख लेना, और फॉरेन ट्रेड के अंदर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद में चैप्टर आता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या देखोगे, सबसे पहले लिबरलाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, सारे रिफॉर्म्स आपको पढ़ने हैं। बट अगर इसमें से भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं ना, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन कौन से रिफॉर्म्स आए थे, इन्हें ज्यादा अच्छे से देखना। रिफॉर्म सारे पढ़ने हैं, ऐसे नहीं कि मैम आपने तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था तो हम तो सिर्फ वही पढ़ेंगे। सारे रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, बट और भी ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स को। उसके बाद में जीएसटी देख लेना कि
जीएसटी का क्या मीनिंग है, इसके क्या फीचर्स थे और इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी की वजह से क्या फायदा हुआ, इसकी वजह से क्या नुकसान हुए, मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों देख लेना। आउटसोर्सिंग का मीनिंग पता होना चाहिए और साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बेसिक एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए कि डब्ल्यूटीओ कब एस्टैब्लिश हुआ था, कितनी मेंबर कंट्रीज ने इसे साइन करा था, इससे पहले कौन सा ट्रेड एग्रीमेंट था, उसे कितनी कंट्रीज ने साइन करा था। ये सारे बेसिक एमसीक्यूज आपको पता होने चाहिए। मेरी जो इस चैप्टर की वन शॉट वीडियो है उसके अंदर मैंने ये सारी चीजें कवर करी है। वो वीडियो अपने आप में ऐसी है मेरी वन शॉट वीडियोस कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अलग से एमसीक्यूज देखने की जरूरत नहीं है, वहां से कर सकते हो। लास्ट है गुड इंपैक्ट एंड बैड इंपैक्ट ऑफ एलपीजी। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन था, इसका क्या अच्छा इंपैक्ट पड़ा, क्या बुरा इंपैक्ट पड़ा। आगे आता है चैप्टर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होती है, एजुकेशन से फॉर्म होती है, हेल्थ से फॉर्म होती है, ट्रेनिंग देके फॉर्म होती है। तो पहला है सोर्सेज, उसके बाद में प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, ब्रेन ड्रेन है, हम पढ़ाई यहाँ पे करते हैं बट जाके जॉब अमेरिका में करते हैं। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक टॉपिक दे रखा है आपकी बुक के अंदर। इस टॉपिक में से 3 चीजें आप करोगे। नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। गवर्नमेंट के योगदान की क्यों जरूरत है, एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यार एजुकेशन पर खर्चा ज्यादा होता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ना, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी है। सेकंड इज एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया। इस एजुकेशनल सेक्टर के अंदर हमारी कंट्री ने क्या क्या अचीव कर लिया। पहले प्राइमरी स्कूल्स इतने थे, आज इतने हैं। पहले कॉलेजेस इतने से थे, आज इतने सारे कॉलेजेस हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे अचीवमेंट्स हैं। और लास्ट है, इसी रास्ते में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी बाधाएं हैं। तो चैलेंजेस को ही प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है, रुकावटें भी बोला जाता है, हिंड्रांसेस भी बोला जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से। उसके बाद में आता है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में रूरल क्रेडिट के 2 सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, एक होते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंपॉर्टेंट है। और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज तो इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा पढ़ना ही है। इसी में भी अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बताऊं ना, एक है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, जिसका अलग से क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज आपको पढ़ने हैं, जैसे एसबीआई वगैरह हो गया, सारे पढ़ने हैं। बट ये 2 ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना। फिर आता है रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन की। रूरल बैंकिंग का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करो। क्रिटिकल इवैल्यूएशन का मतलब है कि जब भी आपको क्रिटिकल इवैल्यूएशन एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको उस चीज के बारे में पॉजिटिव चीजें भी लिखनी है और नेगेटिव चीजें भी लिखनी है। आपको उस चीज के अचीवमेंट्स भी लिखने हैं कि क्या क्या हासिल करा, और साथ में ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं कि कहां कहां पर कमियां रह गई। तो याद रखना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन में पॉजिटिव चीजें भी आएंगी और नेगेटिव चीजें भी आएंगे। फिर है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंप्रूव मार्केटिंग सिस्टम। हमारी सरकार हमारे फार्मर्स के प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेती है, इस मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेती है। और लास्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसकी डेफिनेशन भी देखना और ये भी देखना व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों जरूरी है। तो ये हो गए हमारे रूरल डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा देखो, अब कहीं पर भी अगर आपको आंसर राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से देखें, तो उसके लिए आप मेरे नोट से पढ़ सकते हो। जिस भी चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, उस प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट की जो लास्ट वाली वीडियो है दैट इज ऑल अबाउट नोट्स, वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के डिटेल नोट्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर से डेटा को एनालाइज करने के क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैजुअलाइजेशन अच्छे से पढ़ना, इनफॉर्मलाइजेशन अच्छे से पढ़ना, पूरा पूरा पढ़ना है ये दोनों टॉपिक्स। फिर डेटा एनालाइज करने के क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि आपको पाई चार्ट दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर ग्राफ दे रखा है और आपको डेटा को इंटरप्रेट करना है, एनालाइज करना है कि ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो उसके लिए आपको चैप्टर की क्लैरिटी होना जरूरी है। मैंने मेरे वन शॉट के अंदर सारे ग्राफ्स बताए हैं, सारे ग्राफ्स को अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि हर चीज के पीछे लॉजिक बताया है, तो आप चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। फिर अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या कारण हैं। लास्ट है स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स लेती है कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, या फिर ये समझ लो हमारी सरकार क्या क्या स्टेप्स लेती है कंट्री से पॉवर्टी को दूर करने के लिए। एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, उसका मतलब और उसकी स्ट्रेटेजीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से कर लेना। उसके बाद में आता है सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लेशन, इन दोनों को अच्छे से देख लेना। और लास्ट है जितनी भी एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रही है उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से देखना, उसके बाद में ये दोनों प्रॉब्लम्स अच्छे से देखना, और तीसरे नंबर पर आता है एनवायरमेंटल क्राइसिस के क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब लास्ट चैप्टर आपका आता है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जिसे हम इंडिया, चाइना, पाकिस्तान भी बोलते हैं। तो इस चैप्टर से डाटा को एनालाइज करने से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर याद नहीं होता, इसीलिए मैंने आपके टाइम टेबल के अंदर इस चैप्टर को आखिरी दिन सेट करा है कि इस चैप्टर का एक बार अच्छे से रिवीजन करना। यहां से आपसे डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चैप्टर याद नहीं होता, तो आखिरी दिन पढ़ना ताकि ये चैप्टर याद रहे, कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए। सबसे पहली बात, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया ने डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई, चाइना ने डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई, पाकिस्तान ने डेवलपमेंट के लिए कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाई। तो चैप्टर के शुरुआत में ही तीनों की स्ट्रेटेजीज दे रखी है, लगभग तीनों की स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी सेम ही है, इसे याद कर लेना ताकि कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन को अच्छे से कर सको। और सबसे लास्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बेसिस पर तीनों कंट्रीज को कंपेयर करो, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गए हमारे इंडियन इको के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आगे बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहली यूनिट आती है हमारे पास में नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये यूनिट आपको 10 नंबर देगी, और यहाँ पर अगेन मैंने चैप्टर्स टीआरजेन बुक के अकॉर्डिंग डिवाइड करे हैं। तो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन वाला, वहां से एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता, तो उसकी मेरी एक सिर्फ वन शॉट वीडियो है 10 से 15 मिनट की, उसे सिर्फ एक बार बस सुन लेना, दैट्स इट, वहां से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर क्या पढ़ोगे, फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन है और पूछा है ये फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है बताओ, तो आप डिफरेंशिएट कर सको। तो दोनों का पता होना चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि यार ये जो गुड है क्वेश्चन में गिवन है ये कंजम्पशन गुड है या कैपिटल गुड है, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर स्टॉक्स एंड फ्लोज, दो डिफरेंस, देखो आपको पता होना चाहिए कि ये जो चीज है ये स्टॉक में आती है या फ्लो में आती है। आपको कोई भी चीज दे रखी होगी, पूछा जाएगा कि ये स्टॉक है या फ्लो है। अगर आप किसी भी चीज को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हो, आज मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बट अगर आप किसी भी चीज को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो कि मेरी मंथली सैलरी कितनी है, मेरा एनुअल पैकेज कितना है, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यार ये चीज स्टॉक है या फ्लो है, और स्टॉक और फ्लो दोनों में दो डिफरेंसेस एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। लास्ट है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, की टू सेक्टर इकोनॉमी में, जहां पर एक होता है हमारा प्रोड्यूसर सेक्टर, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, वहां पर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन करो, प्रॉपर डायग्राम बना के आना जिस तरह से मैंने नोट्स में बनवाया है। इंटरसेक्टोरल फ्लोज देख लेना जिसके अंदर रियल फ्लोज आते हैं, मनी फ्लोज आते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपका प्रॉपर डायग्राम के साथ में आपको प्रिपेयर करना है, जैसे मैंने नोट्स के अंदर आपको बताया है। लास्ट आपको कोई चीज दे रखी होगी, क्वेश्चन पूछेगा ये चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है या नहीं होती। अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स खरीदे हैं, क्वेश्चन पूछेगा बताओ ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। वही क्वेश्चन पूछ ले शेयर्स और बॉन्ड्स खरीदने के लिए आपने ब्रोकर को कोई अमाउंट पे करा है, ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है या नहीं होती। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 3 है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है आपका रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिफ्लेटर का। ये तीनों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको मेरी वीडियोस के अंदर कराए हैं, जो शुरू से लेके अंत तक वाली वीडियो है उसके अंदर तीनों के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो इन तीनों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आप टीआरजेन बुक फॉलो कर रहे हो तो उस बुक के अंदर पेज नंबर 69 पर एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर जीडीपी डिफ्लेटर एक्सप्लेन करा है कि जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। मैंने मेरे वीडियोस में भी कवर करा है, जो रिवीजन वाली वीडियोस हैं, तो इसे अच्छे से देख लेना। जीडीपी डिफ्लेटर और इसकी इंपॉर्टेंस आपके सैंपल पेपर में भी पूछी गई है। एक है नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स हैं उनकी डेफिनेशन देख लेना, सबकी सेम सी डेफिनेशन है। 8 एग्रीगेट्स है, जैसे जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी, इस तरह से 8 एग्रीगेट्स है, सिर्फ उनकी बेसिक डेफिनेशन देख लेना। ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर में है। और एक लास्ट टॉपिक है रियल जीडीपी एंड वेलफेयर। रियल जीडीपी से कंट्री के वेलफेयर का पता कैसे चलता है, प्लस इसकी लिमिटेशन, ये टॉपिक देख लेना। उसके बाद में आता है हमारा चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। ऑब्वियसली बात है नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं। एक मेथड है हमारा वैल्यू एडेड मेथड, जिसे हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। एक है हमारा इनकम मेथड और एक है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों
तीनों मेथड्स प्रिपेयर करने, किसी भी मेथड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो एक तो ये न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लेना, थ्योरी में इस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान मत देना, सिर्फ एक ही क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आपको थ्योरी का। प्रिकॉशंस, तीनों मेथड्स की प्रिकॉशंस याद कर लेना, आपकी बुक के अंदर दे रखी हैं। तो ये हो गई यूनिट 1। यूनिट 2 आती है मनी एंड बैंकिंग। ये यूनिट हमारी 6 नंबर की है, 2 ही चैप्टर्स हैं इस यूनिट के अंदर, मनी और बैंकिंग। मनी पर ज्यादा स्ट्रेस मत देना, बैंकिंग चैप्टर पर ज्यादा स्ट्रेस देना, यहां से मोटे क्वेश्चंस बनते हैं। मनी के अंदर देख लेना मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, सप्लाई ऑफ मनी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि मनी के कौन कौन सप्लायर्स होते हैं, एंड M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई अच्छे से देख लेना। तो सिर्फ ये 2 चीजें देखनी है, फंक्शंस ऑफ मनी, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी के कौन कौन सप्लायर्स होते हैं, एंड M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये काम आपका मेरी वन शॉट वीडियो से बन जाएगा, उससे देख लेना, काम हो जाएगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक है क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं, तो प्रॉपर टेबल बना के आपको एक्सप्लेन करना है न्यूमेरिकल एग्जांपल की हेल्प से। CRR एंड क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर भी गिवन है, आपके सैंपल पेपर के अंदर भी है, इसे अच्छे से देखना। कमर्शियल बैंक्स कैसे क्रेडिट क्रिएट करते हैं। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस प्रिपेयर करना। सारे फंक्शंस एक साथ क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, इंडिविजुअली कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंडिविजुअली सारे फंक्शंस आपको याद करने हैं कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है, सारे फंक्शंस को आपको याद करना है, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेंट्रल बैंक किस तरह से मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन्हें अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। मेरी वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, चाहो तो देख सकते हो। तो ये हो गए मनी और बैंकिंग। आगे यूनिट 3 आती है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये यूनिट आपको 12 नंबर देगी, 3 चैप्टर्स इस यूनिट में है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, फिर है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, थर्ड है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। क्या पढ़ोगे, सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ एडी देख लेना। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एडी के सिर्फ 2 ही कंपोनेंट होते हैं, C प्लस I, बट अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो एडी के 4 कंपोनेंट होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। तो कंपोनेंट्स ऑफ एडी देख लेना। उसके बाद में अगर क्वेश्चन पेपर आपका सिंपल है तो कंजम्पशन फंक्शन पूछा जा सकता है, कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन करना, टेबल बनाना और अपना कर्व बनाना। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा ट्रिकी है तो सेविंग फंक्शन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, वही सेविंग फंक्शन एक्सप्लेन करना, प्रॉपर टेबल बना के आनी है, प्रॉपर आपको अपना कर्व बनाना है, किस तरह से बनता है। और लास्ट आप देख लेना MPC क्या होता है, MPS क्या होता है, APC क्या होता है, APS क्या होता है, प्लस रिलेशन देख लेना कि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1 होता है, सेम ऐसे ही APC प्लस APS इक्वल्स टू 1 होता है। ये हो गया ADAS के क्वेश्चंस। उसके बाद में शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, उसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस, इसे एक्सप्लेन करना है टेबल के थ्रू या फिर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने मेरे वीडियोस के अंदर न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से एक्सप्लेन करा है, चाहो तो वहां से देख सकते हो आंसर किस तरह से लिख कर आना है। इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो जैसे नेशनल इनकम की मैंने वीडियो बनाई थी ना शुरू से अंत तक, सेम वैसी ही एक वीडियो इस यूनिट की भी है जिसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। अगर इन 25 क्वेश्चन को कर लिया तो इस यूनिट के सारे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। फिर आता है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। यहाँ पर देख लेना इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप दोनों के क्या क्या कॉजेस हैं, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, यानी कि इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट बनता है। तो ये पूरे क्वेश्चंस देख लेना कि इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप के क्या कारण है, इसका क्या रिजल्ट होता है, यानी कि इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या इंपैक्ट पड़ता है। इनके कर्व्स आपको बनाने आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट कर्व्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। अगर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशनरी गैप है तो उसे कैसे करेक्ट करा जाता है। तो कुछ तरीके हैं, एक है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपना या तो एक्सपेंडिचर कम कर दे या फिर एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, टैक्सेस को कम कर दे या बढ़ा दे, या फिर कुछ मॉनेटरी मेजर्स। ये मॉनेटरी मेजर्स वही हैं जो यहां पर भी दे रखे थे आपके बैंकिंग वाले चैप्टर में, तो चाहे तो यहां पढ़ लो या फिर यहां पढ़ लो, दोनों में से एक जगह तो पढ़नी ही है। आगे बात आती है यूनिट नंबर 4 गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। चैप्टर नंबर 10 एक ही चैप्टर है इस यूनिट के अंदर और सीधे ये चैप्टर आपको 6 नंबर देगा। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, क्या क्या पढ़ोगे, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा नहीं है बस ऊपर ऊपर से हेडिंग पढ़ ली, अलग से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपकी एग्जाम के अंदर गिवन हो सकता है, आपको उस ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करना है। तो सिर्फ हेडिंग मत देखना, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपकी बुक के अंदर हैं उनके अंदर का अच्छे से पढ़ना कि इस ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है, इसका क्या मकसद है। उसके बाद में रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स
में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए विद एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस पता होना चाहिए विद एग्जांपल। ये जो रेड से हाईलाइटेड है ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके सैंपल पेपर के अंदर एज इट इज गिवन है, मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करा है। उसके बाद में कंपोनेंट सारे देख लेना कि यार कौन सी चीज किस में आती है, ये रेवेन्यू रिसीट्स में आता है, ये कैपिटल रिसीट्स में आता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। प्लस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना। मेरी जो गवर्नमेंट बजट वाली वीडियोस है उनके जो आखिरी वाली वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करे, वहां से पढ़ सकते हो। उसके बाद में मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी कराए हैं, वो भी देख लेना, ताकि ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका कॉन्सेप्ट वाला कि कौन सी चीज किस में आती है, ये वाली चीज क्लियर हो सके। तो इस चैप्टर के एक बार एमसीक्यूज भी देख लेना। फिर आते ही हमारी लास्ट यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, 6 नंबर की है। इस तरह से समझ लो कि 3 नंबर इसके हैं, 3 नंबर इसके हैं, तो 6 नंबर की यूनिट है। पहला चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन करी जाती है। कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये सप्लाई है यूएस डॉलर की, ये डिमांड है यूएस डॉलर की, जहां पर सप्लाई और डिमांड इक्वल होती है वो हमारी प्राइस डिसाइड हो जाती है, वो हमारी रेट डिसाइड हो जाती है। तो हाउ एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड अंडर अ फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में गिवन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर मैनेज फ्लोटिंग का। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें अच्छे से देख लेना। इस चैप्टर से कर्व्स की प्रैक्टिस कर लेना। प्लस अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर के लिए भी मैंने एमसीक्यूज अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। लास्ट चैप्टर आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो टेबल बना के आपको डिफरेंस प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन भी आपके सैंपल पेपर में गिवन है। और एक है कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। आपको करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, पूरे ही बीओपी के कंपोनेंट्स का आपको पता होना चाहिए कि एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है, एक ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स है, ये चीज कौन से अकाउंट में आएगी, करंट अकाउंट में आएगी या कैपिटल अकाउंट में आएगी, करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगी या डेबिट साइड आएगी। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सको। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने इंडियन इको और मैक्रो दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए। ये क्वेश्चन सिमिलर ही है जैसे मैंने आपको पहले प्री बोर्ड्स में बताए थे, वैसे ही क्वेश्चन है। थोड़ा बहुत बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। इन क्वेश्चन से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और जब बोर्ड्स देकर आओगे ना तब मुझे बताना भी कि मैम इनमें से क्वेश्चन आए थे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।